बीजेपी के लिए एक चुनौती हो गई थी बिहार में, इसी वजह से ट्रेनिंग सेशन कराना पड़ा। बीजेपी के विधायक विश्वास मत जो था विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो वोटिंग थी उसमें लेट से पहुंचे। ये पहली बार दिखा है जहां बीजेपी में तमाम राज्यों से नेता जुड़ रहे हैं। आज खुद अशोक चव्हाण जुड़े, उसी बीजेपी के विधायक देरी से पहुंच रहे हैं। अनुशासनहीनता का एक पहलू तो दिख ही रहा है यहाँ पर। वो मैसेज था हम लोग तो प्रकार की कोई बात नहीं दे रखा था। रात जागे देर से वो जो जुटे मैसेज था और देर से जुट गए थे सारे लोग। यह विषय है ही नहीं कि देर से क्यों जुड़े या नहीं। मेरी जी आपकी आवाज नहीं आ पर इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में आवाज रुक करा रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी सम्राट चौधरी को कि सबका हिसाब कल से होगा? सर्वेश जी देखिए, ये सचमुच चिंता की विषय है, चाहे बीजेपी माने या ना माने। अगर उनकी पार्टी का आज तक ये ऐसा कहीं भी देखा नहीं गया है, और अगर बिहार में ऐसा देखा गया, क्योंकि बीजेपी जानी जाती है कि अपनी पार्टी के कैडर को एक अनुशासन के तहत, क्योंकि देखिए रातों रात ये पूरी कैबिनेट चेंज कर देते हैं, लेकिन कहीं से कोई सुगबुगाहट कहीं कुछ नहीं होती है। अभी देखिए 3 राज्यों में ये जीते और वहां पे पूरा नया मुख्यमंत्री का चेहरा लेके आए, कहीं कोई कहीं से कोई नहीं, बड़े बड़े कयास लगाए। बिहार की राजनीति बाकी राज्यों की लीग में नहीं है, कर देंगी, यानी कि बिहार की राजनीति बाकी राज्यों की लीग में नहीं है। नहीं है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ भी हो सकता है। देखा, अब अपवाद ही था ना कि नीतीश जी 2 बार पलटी मार के राजद लालू यादव की पार्टी के साथ चले गए, तो ये भी अपवाद है एक। और बीजेपी को इसमें नए सिरे से देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कमी है, कहां है। और नेमतुल्लाह साहब, इंतजार करें, ठीक है। नेमतुल्लाह साहब, लगातार बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे पर हमलावर तो हैं, लेकिन उसमें जेडीयू सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है। लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है कि जो बार बार समीकरण बनाने बिगाड़ने की जो कोशिश थी, उसमें जेडीयू की क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है, नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा कारण नहीं था और विधानसभा में भी संबोधन के दौरान कोई बड़ा कारण उनकी तरफ से गिनाया नहीं गया। नहीं, नीतीश कुमार ने शुरू से स्पष्ट कर दिया अपना स्टैंड जो है, वो उन्होंने कभी क्लियर कर दिया है, कभी बांध के नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि भाई जो हमने तो आर्टेक थे इंडिया गठबंधन के, हमने जितना घूम घूम के विरोधियों को इकट्ठा किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? हमने कहा कि भाई तेजस्वी की बात सही हो गई, उन्होंने कहा कि आप दशरथ जी की तरह हैं, लेकिन उसके मजबूरी में वनवास भेज दिया। नेमतुल्लाह साहब, अगर ऐसा है फिर तो तेजस्वी की बात सही हो गई। सुनिए, कहा कि मजबूरी में करना पड़ा। नहीं, और कंफर्टेबल नहीं थे जो सरकार चला रहे थे। अब देखा, उन्होंने खुल के कहा कि देख, नीतीश कुमार 3 चीज से कंप्रोमाइज नहीं करते। 3 सी से, क्रिमिनल, कम्युनलिज्म और करप्शन, इनसे कंप्रोमाइज नहीं थे। और जो करप्शन जो घुस गए थे इसमें, वो उससे उन्होंने आहत होके उन्होंने मजबूरन में वो पल्ला बदला, उन्होंने छोड़ा और से कहा कि मेरा तो नेचुरल एलाई है बीजेपी, इसलिए। नेमतुल्लाह साहब, लेकिन आरजेडी का जो बैकग्राउंड आप लोगों की नजर में रहा है वो बार बार बदल कैसे जाता है? परिवारवाद, करप्शन, क्रिमिनल, इन तीनों को लेकर आप लोग आरोप लगाते रहे आरजेडी पर। कुछ बार केसेस भी आपके नेताओं ने दर्ज कराया, लेकिन उसके बावजूद आप लोग गए आरजेडी के साथ। फिर वही आरोप आप लोग वापस खोद कर ला रहे हैं, कहा जाए अगर। नहीं, नीतीश कुमार जो जनहित में हो वही फैसला लेते हैं, और विकास में जो अवरोध पैदा करते हैं उनके लिए वो नहीं स्पेस नहीं देते हैं। इसलिए जो बिहार का जो विकास नीतीश कुमार ने किया है, जो काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, जातीय आधारित जनगणना किया है, आरक्षण दिया है जो पंचायतों में, तो ये एक मॉडल है। सुबह जी, एक बड़ा आरोप जब भी आरजेडी सरकार में रही है, चाहे वो भागीदारी में रही हो या लीड करती रही हो, करप्शन का, क्रिमिनल केसेस का आरोप लगता रहा है। फिर से नीतीश कुमार ने विधानसभा से उन्हीं चीजों को याद दिलाने की कोशिश की, जांच की बात तो कही ही है। क्या आरजेडी इन मुद्दों से आगे बढ़ पाएगी, इन छवि से दूर हो पाएगी? देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं आयुष जी कि हमारी पार्टी जो है डेवलपमेंटल मॉडल पॉलिटिक्स कर रही है। पढ़ाई, दवाई, कमाई जो मैंने आपको गिनवाया, हम उस पे राजनीति कर रहे हैं। 2020 में एजेंडा भी हम वही लेकर आते हैं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति करते हैं। जहां तक ये बात गिना देते हैं 2005 से पहले, शायद अभी यहाँ सर्वेश जी बैठे हुए हैं, ये भी तो जो बातें जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेहता साहब, वो बात आपके विधायक क्यों नहीं समझ पाए? ये बताइए, मेहता साहब,
मेहता पुलिस का साहब, जो रिकॉर्ड बातें आप जाके जनता देख को लीजिए, समझा रहे हैं, वही बात आप अपने विधायकों को पहले क्यों नहीं समझा पाए, कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? था। और जब नीतीश कुमार जो मेहता अभी जी, जो कहे वो 4 लाख कॉग्निजेंस ऑफेंस है, तो सुबोध आप मेहता हमें जी, ये बता दीजिए सुबोध साहब, 2005 का सुबोध साहब, जिन बातों पर आप जनता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं या तेजस्वी विधानसभा में कन्विंस कर रहे थे, उन्हीं बातों को आप अपने विधायकों को पहले क्यों नहीं समझा पाए कि भैया ये हमारे मुद्दे हैं, आप छोड़कर मत जाइए? देखिए, हम कह रहे हैं कि हम सर्विस मॉडल पॉलिटिक्स करते हैं, जनता के साथ, ट्रस्ट के साथ रहते हैं, और ट्रस्ट जनता हम पे करती है, इसलिए हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। और 2015 में भी हम सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आए थे। जहां तक रही बात कि हम 3 विधायकों को नहीं रोक पाए, कारण यह है कि उनको दबाव देकर, प्रलोभन देकर, उनके पिताजी को दबाव देकर, उनके भाई बहनों को दबाव देकर सत्ता पक्ष जो है इस खेमे से उस खेमे में बदलने की साजिश जो है 4 घंटे पहले ये ठीक है रंजीत जी, एक कोशिश जरूर दिखी थी, एक कोशिश जरूर दिखी थी। लगातार आपके विधायक भी ये दावा कर रहे थे कि खेला होगा, हमारे पास आंकड़ा है, जेडीयू के विधायक नाराज हैं, बीजेपी के विधायक नाराज हैं। कुछ देर को लेकर विधानसभा में भी ऐसी तस्वीर लगी कि शायद विधायक कम न पड़ जाएं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने आंकड़ा अपना साबित किया और विपक्ष को वॉकआउट कर जाना पड़ा। कांग्रेस के लिए लड़ाई कितनी कठिन हो गई है, खास करके जब 24 के चुनाव की नजदीकी की बात करें, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो दल हैं या क्षत्रप हैं या लोकल लीडर्स हैं, वो पार्टी छोड़कर आपका जा रहे हैं। आज अशोक चव्हाण ने भी पार्टी छोड़ दी। कैसे लड़ाई होगी 24 की इस तरह से? देखिए, अभी हम लोग नीतीश जी की बात कर रहे थे। अवसरवाद और एक बार रंजीत जी को सुन लीजिए ना, आपके सहयोगी पार्टी है, स्थापित किया है, आपके साथी हैं। एक बार रंजीत जी को सुन लेते हैं, बोलिए रंजीत जी, बोलिए। हाँ आयुष जी, मैं ये कह रहा था कि नीतीश जी ने सुविधावाद, अवसरवाद और सत्तावाद का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, भले ही वो इन सब को समाजवाद के नाम पर करते रहे। जहां तक आज की बात है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू को भी पहली बार तपिश का अनुभव जरूर हुआ, तभी वो बोध गया और अलग अलग चाणक्य होटल में छुपे घूम रहे थे। जबकि वास्तविकता यह है कि पूरे देश भर में इन्होंने जिस तरह से लोकतांत्रिक, मतलब जो डर आपको था हैदराबाद ले जाने के लिए, वही डर बीजेपी को भी बोध गया ले जाने के लिए था। मनीष जी, मैं लौटता हूं। नहीं आयुष जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किस तरह से इन लोगों ने सत्ता की चोरी की, ये पूरे देश ने देखा। तो पहली बार तपिश का तो अनुभव हुआ कि जिस तरह के षड्यंत्रवादी, मनीष जी, आप लोग डरे तो जरूर होंगे, वो कभी उनको ये आरजेडी भी कह रही, कांग्रेस भी कह रही, बताइए मनीष जी। देखिए भाई, ये लोग हमको धमकी दे रहे थे कि खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। अब भाई, खेला किसी कमजोर टीम के साथ खेलेंगे तो हो जाएगा भाई। मजबूत टीम के साथ जिसका कैप्टन इतना विश्व प्रसिद्ध हो, लोकप्रिय हो देश में विदेश में, जिसमें एक से एक खिलाड़ी हो, छक्का से चौका मारने वाले 2020 के भी प्लेयर हो और टेस्ट प्लेयर भी हो, जो टीम इतनी मजबूत हो, उसके साथ ये लोग खेला करने की धमकी दे रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी। जिस मजबूती के जो पिलर्स आपके हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग गलत साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रलोभन देकर आप लोगों ने विधायक तोड़ा। आपके 3 विधायक गए कहां? अब देखिए, मैंने कहा कि जिनके घरों खुद शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घरों में तो कम से कम पत्थर ना मारे। कांग्रेस के टूटने के एक इतिहास नहीं है, कई इतिहास है। रंजीत जी कह रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। भाई, हैदराबाद की सैर आप के विधायकों को कराते हैं, बिहार के अपने नेता कराते हैं, हंसना है तो अपने नेता के उन वादों पे हंसिए जो करके वो 2014 में सत्ता में आए थे। 2014 में आप लोगों ने जो वादे किए, ठीक है, एक बार सुन लेते हैं रंजीत जी, सुन लीजिए। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि ये सब हमारा चुनावी जुमला है।